तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2025 के मैच नंबर 9 के लिए नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच रिपोर्ट के बारे में। तो अगर हम रीसेंट आईपीएल मैचेस की बात कर लें जो कि इस मैदान पर खेले गए हैं, तो आईपीएल 2024 के टोटल 8 मैचेस यहां पर हुए थे, जिनमें से 2 मैच फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे, जबकि 6 मैच सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करने वाली टीम ने जीते थे। इसके अलावा एवरेज फर्स्ट इनिंग्स का स्कोर 173 रन का था, जबकि एवरेज सेकेंड इनिंग्स का स्कोर 170 रन का रहा था। तो आप इन आईपीएल 2024 में खेले गए मैचों के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर जिस टीम ने सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग करी है उस टीम को ज्यादा एडवांटेज मिला है। इसी वजह से आईपीएल 2024 के दौरान चेस करने वाली टीम्स ने ज्यादातर मैचेस जीते थे। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच एक बैटिंग फ्रेंडली पिच है। इस पिच पर बल्लेबाजी करना पूरे मैच में काफी आसान साबित होता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छी गति और उछाल के साथ आती है। तो बल्लेबाज पिच पर मौजूद पेस एंड बाउंस को ट्रस्ट करके अपने शॉट्स काफी आसानी के साथ खेल पाते हैं, और यही वजह है कि आपको इस मैदान पर जनरली हाई स्कोरिंग मैचेस देखने को मिलते हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच, वो भी एक हाई स्कोरिंग मैच था। उस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करते हुए 243 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पर, और जवाब में गुजरात टाइटंस की टीम ने भी अपने 20 ओवर्स में 232 रन बना लिए थे। उस मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच ने दोनों टीमों की तरफ से बल्लेबाजों को काफी ज्यादा सपोर्ट किया था। इसी वजह से दोनों टीमों ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया था, और इस मैच के लिए जो रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं उसमें भी यही बताया जा रहा है कि फिर से आपको एक फ्लैट यानी कि सपाट पिच देखने को मिलेगी। तो एक बार फिर से आप हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर सकते हो। अब जिस प्रकार की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के पास मौजूद है, मुझे लगता है कि जो भी टीम इस पिच पर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग करेगी वो कम से कम 220 के आसपास या फिर 220 के ऊपर का स्कोर भी बनाते हुए नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं बाउंड्री डायमेंशंस की। तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम ज्यादा बड़ा मैदान नहीं है। यहाँ पर आपको ऑफ साइड की स्क्वायर बाउंड्री 66 मीटर्स की देखने को मिलती है, तो वहीं पर लेग साइड की स्क्वायर बाउंड्री 64 मीटर्स की है, और सामने की तरफ यानी कि स्ट्रेट बाउंड्री 72 मीटर्स की है। तो छोटा मैदान और फ्लैट पिच की वजह से इस मैदान पर भी आपको काफी ज्यादा चौके और छक्के देखने को मिलते हैं, और इस मैच में एक बार फिर से चौकों और छक्कों की बरसात हो सकती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस मैच की दूसरी पारी में काफी ज्यादा ड्यू आने की संभावना है। तो ड्यू फैक्टर की वजह से दूसरी पारी में ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी, और इसी वजह से मुझे लगता है कि जो भी कप्तान इस मैच में टॉस जीतेगा वो गेंदबाजी करने का ही फैसला करेगा, और एक बार फिर से चेस करने वाली टीम को इस मैच में एडवांटेज मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस मैदान पर खेले गए आईपीएल 2024 के मैचों के कुछ रिकॉर्ड्स की। तो जो हाईएस्ट टोटल इस मैदान पर बना था वो जीटी का था सीएसके के खिलाफ 231 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लोएस्ट टोटल भी जीटी का था डीसी के खिलाफ 89 ऑल आउट। हाईएस्ट टोटल जो चेस हुआ था वो आरसीबी ने किया था जीटी के खिलाफ 206 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और लोएस्ट टोटल जो डिफेंड हुआ था वो जीटी ने किया था एमआई के खिलाफ 168 रन फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस मैच में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच पर कौन से गेंदबाज ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, स्पिनर्स या फास्ट बॉलर्स। तो जो लास्ट 4 T20 मैचेस इस मैदान पर खेले गए हैं, अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात कर लें तो उसमें टोटल 28 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं, जबकि 14 विकेट्स स्पिनर्स को मिले हैं। राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने 20 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स को 8 विकेट मिले हैं। राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स ने 6 विकेट लिए हैं। इसके अलावा राइट आर्म लेग स्पिनर्स को 5 विकेट मिले हैं, तो वहीं लेफ्ट आर्म स्पिनर्स ने 3 विकेट लिए हैं। तो आप इन लास्ट 4 T20 मैचेस के स्टैट्स से क्लियरली देख सकते हो कि हाल फिलहाल में नरेंद्र मोदी स्टेडियम की पिच से तेज गेंदबाजों को थोड़ी ज्यादा मदद मिल रही है। इसी वजह से फास्ट बॉलर्स ने स्पिनर्स के कंपैरिजन में ज्यादा विकेट्स भी चटकाए हैं। खास तौर पर जो पावर प्ले ओवर्स होते हैं दोनों इनिंग्स के, यानी कि शुरुआती 6 ओवर्स, उसमें तेज गेंदबाजों को पिच से थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, जहां पर नई गेंद स्विंग भी करती है और उनको पिच से अच्छा बाउंस भी मिलता है। इसी वजह से दोनों पारियों के शुरुआती 6 ओवर्स में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं, और इस मैच में भी जिस टीम के तेज गेंदबाज पावर प्ले ओवर्स में सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करेंगे वो आपको 2 या 3 विकेट्स चटकाते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि इसके बाद मैच जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो ये पिच बल्लेबाजी के लिए और भी ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, और फिर मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में इस पिच से तेज गेंदबाजों को भी ज्यादा मदद नहीं मिलेगी।
फिर वही तेज गेंदबाज इस पिच पर इफेक्टिव होगा जो मिडिल ओवर्स और डेथ ओवर्स में वेरिएशंस का इस्तेमाल ज्यादा करेगा, यानी कि स्लोअर डिलीवरीज और कटर्स फेंकेगा। इसके अलावा अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो हाल फिलहाल में इस पिच से स्पिनर्स को ज्यादा मदद नहीं मिली है, इसी वजह से स्पिनर्स ने ज्यादा विकेट्स भी नहीं चटकाए हैं। आईपीएल 2025 का जो पहला मैच इस मैदान पर खेला गया था जीटी और पीबीकेएस के बीच, उस मुकाबले में टोटल 5 विकेट्स स्पिनर्स ने लिए थे, जबकि 4 विकेट्स पेसर्स के खाते में गए थे। उस मैच में भी हमने देखा था कि पेसर्स हो या फिर स्पिनर्स, दोनों की भूमिका ज्यादा बड़ी नहीं थी और बल्लेबाज इस पिच पर डोमिनेट करते हुए नजर आए थे। और इस मुकाबले में भी आपको बैटर्स ज्यादा डोमिनेट करते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि दोनों टीमों के पास कुछ क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं, तो वो मिडिल ओवर्स में 1 या 2 विकेट ले सकते हैं, पर ओवरऑल यहाँ पर स्पिनर्स आपको ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हुए नजर नहीं आएंगे। तो ऐसे में मेरा आपके लिए ओवरऑल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप फैंटेसी 11 बना रहे हैं तो आपको अपनी प्लेइंग 11 में फास्ट बॉलर्स ज्यादा इंक्लूड करने चाहिए इन कंपैरिजन टू स्पिनर्स, और आप 3-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हो, जहां पर आप 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर को अपनी फैंटेसी 11 में रख सकते हो। एक स्पिनर में आप एक लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ जा सकते हो।